सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई थिंक हम सब सेम हैं। आई थिंक 105 रैंक स्कोर करने वाला या फर्स्ट रैंक स्कोर करने वाला या 990 रैंक स्कोर करने वाला या somebody who is not in the list, सब सेम है इन नॉलेज, इन इंटेलेक्ट। अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया है ये एग्ज़ाम के लिए, ईमानदारी से प्रेपरेशन की है, तो सब एक बराबर है। फिर किसी में बस ये थोड़ा बहुत इधर उधर जो गलतियाँ रह जाती हैं उनको छोड़ करके आप नॉलेज की बेसिस पे उनको जज नहीं कर सकते हैं। सो आई वुड से कि बेसिकली जो लोग लिस्ट में नहीं आ पाते वो हमारे जैसे ही हैं। बस दो चीज़ें उनमें लैकिंग हो सकती है। एक डायरेक्शन, मे बी उनको डायरेक्शन रॉन्ग मिला हो, वो बहुत हार्ड वर्क तो कर रहे हों बट रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हों। और दूसरा आई वुड से कि कुछ फिनिशिंग टच हियर एंड देयर, लाइक आंसर स्ट्रक्चर करने में या मेन प्रीलिम्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसमें, या प्रॉबली ऑप्शनल में थोड़ा हियर एंड देयर पेपर छूट गया हो इस वजह से, तो कुछ इसकी वजह से वो रह गए होंगे। बाकी मेरा ये मानना है कि सब जो ईमानदारी से प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल से प्रिपेयर कर रहे हैं, सब एक बराबर है। तो अब इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं एक बात यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, इट्स अ वेरी टायरसम प्रोसेस, द एंटायर यूपीएससी वाला चीज़, इट ब्रेक्स यू। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा एक बैकअप होना चाहिए, जो कि बहुत लाजमी भी है, होना भी चाहिए। एक्चुअली यू नीड टू हैव अ बैकअप, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ कि अगर आप शिद्दत से प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो एटलीस्ट एक अटेम्प्ट ऐसा दे दीजिए जिसमें आप और कोई भी एग्जाम्स नहीं दे रहे हो। ना ही आप एसएससी के बारे में वरी कर रहे हो, ना ही आप स्टेट सर्विसेज के बारे में वरी कर रहे हो, ना ही आईबी के बारे में वरी कर रहे हो। सो एक अटेम्प्ट ऐसा हो, एक साल ऐसा हो जिसमें आपने फुल फ्लेजेडली एकदम ध्यान अपना यूपीएससी को ही मान करके यूपीएससी पे ही डाला है और सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें, लोग कितना भी बोलें कि अरे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इतना हाई लेवल है, ये सारे एग्जाम्स तो दे ही दोगे, आई नो पीपल से दैट, बट कुछ भी कहें, थोड़ा डिफरेंट उनकी पढ़ाई होती ही है, थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं वो, और ना चाहते हुए भी आपके 15-20 दिन इधर उधर उनके लिए प्रिपेयर करने में या उनके लिए ट्रैवल करके जाके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में आपके वेस्ट हो जाते हैं। सो मेरा पर्सनल ये मानना है कि एटलीस्ट एक अटेम्प्ट यूपीएससी को फुल फ्लेजेडली दे दीजिए। बाकी लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेपरेशन वाला फेज़। तो आई वुड से कि प्रीलिम्स के लिए तो टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं प्रीलिम्स के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगी। आई वुड जस्ट से कि आप फुल कॉन्फिडेंस से जाइए। अब जितना प्रिपेयर हो गया है हो गया है, अब बस इससे ज़्यादा यू कैन नॉट डू। आप अपने मन में ये मान के चलिए कि आपका क्लियर हो रहा है, आपको जितना करना था आपने वो मेहनत कर दी, आपने अब वो डाल दिया, अब भगवान की इच्छा है और वो अच्छी होगी बिकॉज आपने मेहनत की है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जो प्रिपेयर किया है उसको अच्छे से बार बार रिवाइज़ कीजिए। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम में, जो पुराना टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी जो सॉल्व किया है उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए। एंड उस दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं, उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। उस दिन आपका माइंड फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि बस अभी क्लियर हो रहा है ये एग्ज़ाम। इस कॉन्फिडेंस, इस जज्बे के साथ जाइए एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स आफ्टर द प्रीलिम्स। सो मैं प्रीलिम्स के बाद सीधे मेंस पे आती हूँ, बिकॉज मेंस के लिए अभी टाइम है। एंड जो ये 4 महीने होते हैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच के, दे आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर एन एस्पिरेंट। मतलब दिस इज़ योर मेक इट और ब्रेक इट वाला टाइम। तो इसको प्लान करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो जो ये 4 महीने हैं, अगर इसमें आपने प्लानिंग नहीं की, आपका कोई टाइम टेबल नहीं रहा, तो इससे क्या होता है कि आप हैफजर्डली प्रिपेयर करने लगते हैं। तो कभी ऑप्शनल रह जाता है, कभी जीएस रह जाता है, कभी ऐसे पे फोकस नहीं हो पाता, और ये सब इस वजह से होता है कि आप इधर से उधर हॉप कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पास एक टाइम टेबल तो होता नहीं है। तो आई वुड से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपका प्रीलिम्स ख़त्म हो और आप आएँ, एक दिन अपना वो दिन ऑफ वगैरह लीजिए, उसके बाद गेट बैक टू स्टडीज़, और सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल भी ऐसा नहीं कि मतलब मैं 5 बजे से 12 बजे तक पढ़ रही हूँ और फिर 12 से ये, इतना माइक्रो टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आपका एक मैक्रो टाइम टेबल रेडी होना चाहिए कि इतने से इतने दिन में मैं अपना ऑप्शनल फिनिश करूँगी, इतने से इतने दिन में मेरा जीएस होगा, या इतना टाइम मैं एसए को दूँगी। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि
सबसे पहले आपको अपना ऑप्शनल उठाना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी स्कोरिंग होता है कंपेयर टू जीएस। सो जीएस में अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट की बात करें तो आप बहुत टाइम लगाएंगे, तो आपको मुश्किल से 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट होगी। बट वही ऑप्शनल में अगर आपने वो एफर्ट मारा हो तो आप काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कीजिए। इसके साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शनल, जो सबसे पहले आपने लिया है, आप टेस्ट लिखना मत छोड़िए। तो प्रीलिम्स के बाद जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई हो, जैसे कि एमजीपी बहुत अच्छा है, मैंने एमजीपी लगाई थी फोरम आईएएस की, या अगर आपको विजन अच्छा लग रहा है तो आप वो लगा लीजिए। तो सबसे पहले जब आप टेस्ट सीरीज जो भी आप लगा रहे हैं, तुरंत आप प्रीलिम्स के बाद लगा रहे हैं, तो आप सपोज यू हैव अ वीक, तो वीक में 4 डेज आप प्रॉपरली ऑप्शनल की पढ़ाई कीजिए। और ऑप्शनल में भी आप सेक्शनल टेस्ट, जैसे आपने 4 दिन पढ़ाई की, 4 या 5 दिन, तो उसका तुरंत सेक्शनल वाला टेस्ट जो सेक्शन आपका प्रिपेयर हुआ है उसका जाके दे आइए। मतलब उसमें थोड़ा भी ये मत सोचिए कि अरे अभी तो प्रिपेयर नहीं है, अभी तो जस्ट ऑप्शनल शुरू किया है, बाद में देंगे, एक बार पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा तब देंगे, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप सेक्शनल देते जाइए। दूसरा, जब आप 4 दिन ये पढ़ रहे हैं, तो सपोज 7 डेज का वीक होता है, तो 7th डे आपने जीएस का टेस्ट शेड्यूल कर लीजिए। सो हर संडे सपोज इफ यू आर राइटिंग जीएस, तो बस एक दिन पहले, यानी कि जो 6th डे आपका होगा, उस दिन आप थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी आपने प्रीलिम्स में इतना पढ़ा ही है जीएस, और थोड़ा बहुत जो आपके अपने अगर नोट्स हो पुराने या नहीं भी हो, तो भी बस मुंह उठाए चले जाइए, दे के आइए। मतलब राइटिंग द टेस्ट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आए ना आए कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको आ जाएगा अपने से आंसर बनाना। कुछ नहीं तो ये पूरे प्रोसेस से आप ये तो सीख लोगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को आंसर करें जिनका आंसर हमें आता ही नहीं है। होता था ना पहले, मतलब आई थिंक जो भी इंजीनियर्स हैं या जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में होता था ना सेमेस्टर्स में, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम बना के आ जाते हैं। सो बना के ही आइए, बट राइट, एटलीस्ट आपकी राइटिंग स्किल उससे इम्प्रूव होगी। सो वन इज दैट। वंस आपका ऑप्शनल जब फिनिश हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट फुल फ्लेजेड जीएस का प्रेपरेशन। बिकॉज एक बार अगर ऑप्शनल पढ़ने का हो गया ना, पूरा आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको आई थिंक हार्डली अ वीक लगेगा उसको वापस रिवाइज करने में। तो इसलिए जब ऑप्शनल आपका फिनिश हो जाता है, इट विल टेक अराउंड 20-25 और 1 मंथ व्हाटसोएवर, जो भी टाइम लग रहा है, उसके बाद आप अपना जीएस शुरू कर दीजिए। तो जीएस में मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आई थिंक यू शुड टारगेट एथिक्स। एथिक्स में आपको क्या करना है कि मैंने तो एथिक्स वैसे पढ़ा नहीं था, तो मैं एथिक्स के बारे में आपको कुछ अच्छे से सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू सो। बट आपको मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। आपके जो भी नोट्स है, अगर आप वाजीराम फॉलो करते तो वाजीराम, या जो भी नोट्स है वहाँ से कर लीजिए, या अगर आपने अपने पहले बनाए हों तो उनको रेफर कर लीजिए। मेरा आइडिया ये था कि जो भी टॉपिक्स, जो भी सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं एथिक्स के, उनको एक A4 शीट पे उनकी अपनी खुद की डेफिनेशन लिख के अपने एक नोट्स बना लीजिए, और उन हर वर्ड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपके पास रेडी होना चाहिए। और ये सब आप पूरा काम फिनिश कर सकते हैं क्लोज टू 1 वीक में, ये सब हो जाएगा। सो वंस यू आर डन विद एथिक्स, आपका GS4 जब कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप GS1, 2, 3 इनकी तो साथ साइड बाय साइड प्रेपरेशन कर सकते हैं। एंड बाय दैट टाइम मार्केट में मेंस 365 और ऐसी इस तरीके की काफ़ी बुकलेट्स आ जाएंगी, जिससे आपका GS पेपर 2 और 3 ऑलमोस्ट प्रिपेयर ही हो जाएगा। तो अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो बाद में, जो ऑप्शनल के बाद वाला टाइम है, कि उसमें आप अपने हिसाब से अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑप्शनल जो आपने प्रिपेयर किया था, जो सेक्शनल टेस्ट लिखते थे, वो अब आके छोड़ मत दीजिएगा। तो जो पहले आप जीएस के साथ करते थे, जैसे कि जीएस के साथ ऑप्शनल के टाइम में आप क्या करते थे कि वीक में एक दिन टेस्ट लिख रहे हैं, उसके एक दिन पहले बस रिवाइज कर रहे हैं। सो नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस, डू द सेम फॉर ऑप्शनल्स, कि आप 4 दिन जीएस पढ़े या 5 दिन जीएस पढ़े, और छठे दिन ऑप्शनल रिवाइज करके 7वें दिन ऑप्शनल का टेस्ट दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं अपना ऑप्शनल। और अपना टाइम टेबल ऐसे बनाइएगा कि एटलीस्ट 2 या 3 रिवीजन हो जाए, जो भी आपने पढ़ा है उसके 2 या 3 रिवीजन आप मेंटेन कर सकें। इस प्रोसेस में मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जिनका ऑप्शनल एक बार ही पहले प्रीलिम्स के प्रिपेयर हो चुका होता है, तो उनको ये सब फॉलो करने में थोड़ा ईज होगा, वो जल्दी कर लेंगे। बट वो बच्चे जिन्होंने ऑप्शनल अभी टच भी नहीं किया था प्रीलिम्स के पहले, उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा।
तो बट इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ऑप्शनल अपना प्रीलिम्स के बाद ही शुरू करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो तुरंत प्रीलिम्स जैसे ही ख़त्म होते हैं, आपका भी फोकस यही होना चाहिए कि फटाफट से ऑप्शनल फिनिश हो। लेकिन आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ रिविजन, क्योंकि जिन बच्चों का एक बार ही पहले पढ़ के हो जाता है, उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में, या उनको एक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपको इसलिए ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यू मेक श्योर कि आपके टाइम टेबल में एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑप्शनल का रिविजन हो रहा हो, सो दैट आपको भी उतनी क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑप्शनल आ पाए। तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी ऑप्शनल के लिए, कीप दैट